वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर इस स्टोरी पे अच्छे व्यूज, कमेंट और लाइक आए तभी ये स्टोरी कंप्लीट की जाएगी। सो अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनना चाहते हैं दो सपोर्ट दिस स्टोरी, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। अभिमन्यु की बात सुनकर अविका के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाँ में सर हिलाया और अभिमन्यु के गले से लग गई। अब आगे सिंह विला के बाहर अनुष्का खिसियानी बिल्ली की तरह सिंह विला को बुरी तरह से घूर रही थी। उसकी आंखें लाल हो रखी थी, रोने की वजह से नहीं, गुस्से की वजह से। उसके चेहरे से लेकर गर्दन तक की नसें गुस्से की वजह से साफ दिख रही थी। वो अभी एक लाल चुड़ैल लग रही थी, बिल्कुल ये वाली। वही उसी के पास में खड़ा आदित्य अनुष्का को देखकर परेशान हो रहा था, पर उन दोनों के चेहरे पर सिंहविला को देखकर लालच साफ साफ पता चल रहा था। आदित्य अनुष्का की तरफ देखकर बोला, आंटी मुझे तो लगता है कि अविका बदलने लगी है। आपको कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिसकी वजह से फिर से अविका हमारी कैद में आ जाए। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझे मॉम कहना चाहिए? हम अभी भी सिंहविला के सामने खड़े हैं। अनुष्का ने अपनी लाल आंखों से घूरते हुए आदित्य की तरफ देखकर कहा। आदित्य घबरा कर बोला, सॉरी मॉम, बट अब हम क्या करें? अविका को अचानक क्या हो गया? अनुष्का आदित्य की बात सुनकर अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में उसकी सनक, उसका पागलपन, उसकी नफरत, उसका गुस्सा सब कुछ दिख रहा था। एक पल को आदित्य भी अनुष्का को इस तरह देखकर डर गया। वो अपने मन में बोला, कहीं ये औरत पागल तो नहीं है। खैर मुझे क्या है, कैसे भी करके ये सब मेरा हो जाए, फिर मैं इस औरत के पीछे कभी नहीं आऊंगा। आदित्य बेटा, तुझे इस औरत से बच के रहना पड़ेगा, ये बहुत खतरनाक है। तभी उसके कानों में अनुष्का की आवाज आए, अविका अविका अविका। बहुत शौक है ना उसे अपने पापा के लिए बेस्ट मॉम ढूंढने का, पर उसकी पापा की पत्नी तो मैं ही बनूंगी। अब चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। अब मैं अपनी चाल चलूंगी। बहुत ले लिया सब्र से काम, अब मुझे जल्दी ही कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ बहुत बड़ा, इतना कि मेरे एक ही बार से वो राजवीर सिंह भी मेरा होगा और उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी मेरी होगी। वही अविका अपनी बालकनी से खड़े होकर आदित्य और अनुष्का को देख रही थी, पर अनुष्का और आदित्य अविका को नहीं देख सकते थे क्योंकि वहां बहुत सारे पौधे लगे हुए थे जिसकी आड़ में छुपकर अविका उन दोनों को देख रही थी। वो उनकी बातें तो नहीं सुन सकती थी, पर हाँ इतना जरूर बता सकती थी कि वो उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। वो अपने मन में बोली, कुछ भी कर लो पर मैं अब इन लोगों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। भले ही मेरी आत्मा मानसी की है, पर मानसी मर चुकी है और अविका जिंदा है और अविका अपने परिवार को कुछ नहीं होने देगी, ये मेरा वादा है खुद से। उसकी आंखों में अपनों के लिए प्यार, फिक्र और चिंता साफ साफ दिख रही थी। अविका जैसे ही पीछे मुड़कर अपने रूम में वापस जाने को हुई कि वो अचानक अभिमन्यु की चेस्ट से टकरा गई। वो अपनी नाक पकड़ते हुए बोली, अरे यार कौन है? वही अचानक उसकी आवाज सुनकर अभिमन्यु हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें लग गई, दिखाओ। उसने अविका के नाक से हाथ हटाकर देखा तो अविका की छोटी नाक रेड हो चुकी थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अभिमन्यु परेशान होकर बोला, क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? अविका उसकी इतनी फिक्र देखकर बोली, नहीं बस थोड़ा सा। वो अपने नाक पर हाथ रखकर सहलाते हुए बोली, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो डैड के पास होना चाहिए था। अभिमन्यु बोला, वो एक्चुअली मुझे यहाँ की कंपनी से फोन आया है, कोई जरूरी काम है तो मैं वहीं जा रहा था और शायद मुझे आने में देर हो जाएगी। दोनों लोग कमरे में आ गए। अविका अभिमन्यु की बात सुनकर बोली, अच्छा कितनी देर लग जाएगी आपको आने में? क्या मैं आपका इंतजार करूं? उसकी बात सुनकर अभिमन्यु को बहुत खुशी हुई, पर वो अविका के दोनों गाल पर अपने हाथ रखकर प्यार से बोला, नहीं तुम मेरा इंतजार मत करना, मुझे आने में काफी देर हो सकती है और मैं अपने लिए तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकता हूँ। इतनी रात तक जागोगी तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाएंगे, समझी वाइफी? उसने ये बात हल्का सा मुस्कुरा कही थी। अविका ने वैसे ही पाउट बनाकर कहा, अगर डार्क सर्कल पड़ते हैं तो पड़ने दो, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अविका बहुत सुंदर है और थोड़ी सी कमी में मेरी सुंदरता में कोई कमी नहीं आ सकती है, उसने खुद की तारीफ करते हुए। और उसकी इतनी क्यूट भरी बातें सुनकर अभिमन्यु को हंसी आ गई और वो हंसने लगा। वही अविका तो अभिमन्यु की इतनी प्यारी सी हंसी में ही खो गई। सामने उसका पति खड़ा था, उसका प्रिंस चार्मिंग। अविका अपने मन में बोली, मानसी कभी तुमने सोचा नहीं होगा कि तेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो तुझे तुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा। थैंक यू अविका, मुझे इतना प्यारा परिवार और पति देने के लिए, थैंक यू सो मच। अभिमन्यु ने अविका को देखा जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। अभिमन्यु ने अविका की कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से अविका अपने पैरों के बल खड़े हो गई और अपने दोनों हाथ अभिमन्यु के कंधे पर रख दिए, पर वो अभी भी अभिमन्यु से छोटी पड़ रही थी, जिसकी वजह से अभिमन्यु को अपना सिर नीचे करना पड़ा रहा था। वो अविका की आंखों में देखकर बोला, वाइफ कैन आई किस यू? अविका अभिमन्यु की बात सुनकर हड़बड़ा गई। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे और क्या नहीं। उसके गाल लाल हो गए, उसका मन बेचैन हो रहा था। वो अब अविका थी और अब उसे पूरी जिंदगी इसी शरीर में रहना होगा और सामने खड़ा व्यक्ति उसका पति था, फिर भी उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी।
वही अभिमन्यु ने अविका को इतना सोचते हुए देखा तो वो थोड़ा उदास हो गया। वो जैसे ही वहां से जाने को हुआ कि अविका ने उसके शोल्डर को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली, जैसे वो उसे खुद को किस करने की इजाजत दे रही हो। अभिमन्यु ने उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे बहुत प्यार से किस करने लगा, पर अविका को किस करना नहीं आता था। वो अभिमन्यु के बालों में हाथ फेरने लगी। अभिमन्यु का एक हाथ अविका के पेट को छू रहा था और दूसरा हाथ उसके बालों में था। जैसे अविका को घुसबम आने लगे, धीरे धीरे अभिमन्यु का हाथ अविका की चेस्ट की तरफ जाने लगा तो अविका ने अभिमन्यु के हाथ पकड़ लिया और नामे सिर हिलाने लगी। अभिमन्यु अविका से थोड़ा सा अलग होकर बोला, वाई फील लेट मे फील देम, और फिर से उसे किस करने लगा। अभिमन्यु अविका के ब्रा के हुक खोलने लगा। वहीं अविका की पकड़ अभिमन्यु के शर्ट पर कस गई। जैसे ही अभिमन्यु के हाथ अविका की चेस्ट पर पहुंचे, अविका एक पल को काम सी गई। अभिमन्यु अविका की सॉफ्ट चेस्ट पर अपने हाथ हल्के हल्के फिरा रहा था, जैसे अविका अभिमन्यु में सिमटी जा रही थी। जब अविका को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अभिमन्यु उसे दूर हुआ, लेकिन उसका एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा हाथ उसकी चेस्ट पर अभी भी था। अविका जोर जोर से सांसें लेने लगी, जिससे उसकी चेस्ट हल्की हल्की ऊपर नीचे हो रही थी, जो कि अभिमन्यु अच्छे से फील कर सकता था। अविका ने अभिमन्यु के हाथ को पकड़कर कहा, प्लीज अभी रुक जाओ, अगर कोई आ गया तो। अभिमन्यु ने अविका को अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, कोई नहीं आएगा क्योंकि दरवाजा लॉक है। अविका हैरान होकर बोली, अभी ये कर रहे हो, तुम्हें तो अपने ऑफिस जाना था ना। अभिमन्यु उसके गालों को चूम कर बोला, जाना तो था पर अभी नहीं, और वो अविका को किस करने लगा। किस करते हुए ही उसने अविका का टॉप उतार कर फेंक दिया। अब अविका सिर्फ ब्रा में थी। शर्म के मारे अविका ने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं अभिमन्यु जो बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी वाइफ उसको रोक नहीं रही थी, लेकिन अभी शायद समय सही नहीं था कि तभी अचानक नोक की वजह से अभिमन्यु और अविका अपने होश में आए। अविका जल्दी से बोली, अभी छोड़ो मुझे, दरवाजे पर कोई है। अभिमन्यु ने अविका को देखा जो सिर्फ ब्रा में थी और वो भी खुली हुई। उसने उसको ब्लैंकेट से कवर किया और दरवाजा खोलने चला गया। अभिमन्यु ने दरवाजा खोला तो वहां मेड खड़ी हुई थी। वो बोली, सर आपको बड़े मालिक बुला रहे हैं, वो आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। अभिमन्यु ने कहा, डैड से कहना मैं 10 मिनट बाद आ रहा हूं। मेड ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। वही अभिमन्यु ने अविका को देखा जो अपनी ब्रा को बंद करने की कोशिश कर रही थी, पर उससे उसके हुक लग ही नहीं रहे थे। अचानक उसके हाथों पर अभिमन्यु के हाथ महसूस हुए। उसने चौंक कर पीछे देखा तो अभिमन्यु उसकी ब्रा को बंद कर रहा था। वो उसका टोक देकर बोला, डैड मुझे बुला रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूं, वरना मैं आज तुम्हें थका कर जाता, और उसके होठों पर हल्की सी किस करके चला गया। वहीं अविका अभिमन्यु की बात सुनकर शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। वो बेड पर लेट गई और उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया। अभिमन्यु अपनी दिल्ली वाली कंपनी में आ गया। राय सिंघानिया इंडस्ट्री के काफी बिजनेस थी और लगभग पूरा वर्ल्ड में उनका बिजनेस फैला हुआ था। राय सिंघानिया इंडस्ट्री में हर काम यूनिक और टॉप का होता था, यहाँ तक कि राय सिंघानिया इंडस्ट्री में बच्चों के लिए खिलौने भी बनाए जाते थे, पर वो खिलौने कोई आम खिलौने की तरह नहीं होते थे। उन खिलौनों की कीमत भी 20 से 30 लाखों से स्टार्ट होती थी, क्योंकि वो खिलौने वैसे ही काम करते थे जैसे रियल में बड़ी बड़ी कारें मोटरसाइकिल चलती है। उन खिलौनों पर भी बैठकर बच्चे अपने गार्डन में घूम सकते थे। और जो कंपनी कार लॉन्च करती थी उन्हीं की छोटी भी कार बनाई जाती थी जो कि बच्चों के लिए होती थी। और हैरानी की बात यह थी कि जैसी वो बड़ी कारें होती थी, सेम बच्चों के लिए बिल्कुल वैसी ही कार बनाई जाती थी जो कि रिमोट से भी चलती सकती थी, और ये खिलौने अमीर फैमिली के बच्चे ही खरीद सकते थे। इसलिए राय सिंघानिया इंडस्ट्री बहुत फेमस थी। सबसे बड़ी बात, राय सिंघानिया इंडस्ट्री की कारें पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगी कारों में आती थी। उनकी कारें वर्ल्ड के रईस लोग ही खरीद सकते थे, जो कि पैसे को सिर्फ पानी की तरह बहा सकते हैं, क्योंकि उनकी एक एक कार की कीमत करोड़ों में होती थी। अभिमन्यु अभी वहां पर मौजूद सारे लोगों को देखकर बेहद गंभीर लग रहा था। अगर कोई उसे देख लेता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि अभी अभिमन्यु की आंखें आग उग रही थी। उसका चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो रखा था। वो अपने सामने मौजूद खड़े हुए सारे लोगों को देखकर अपनी डरावनी और कड़क आवाज में बोला, पिछले 1 महीने से कंपनी में प्रॉब्लम हो रही है और तुम लोग मुझे आज बता रहे हो। उसने फाइल को टेबल पर पटक कर जोर से कहा, जिससे फाइल के पेपर वही सारे आदमियों के पैरों बिखर कर गिर गए। एक आदमी आगे आकर बोला, जो कि उस कंपनी का एमडी था, सॉरी बॉस, हमें आपको रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी, पर हमें लगा कि हम इसे संभाल लेंगे, पर जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तब हमें आपको मजबूरी में बताना पड़, गलती हमारी है। अभिमन्यु ने अपनी लाल आंखों से उस इंसान को देखा और कहा, मिस्टर गुप्ता, आपको इस कंपनी में काम करते हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं, फिर भी आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? बात हद से आगे बढ़ चुकी है और आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की जगह उसे आउट ऑफ कंट्रोल होने तक का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर गुप्ता, जो कि दिल्ली राय सिंघानिया इंडस्ट्री के एमडी थे, वो अभिमन्यु को
देखकर एक पल के लिए सहम से गए अभिमन्यु सबको देखकर बोला, ठीक है फिर मैं आप लोगों को 1 हफ्ता देता हूँ, 1 हफ्ते तक जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो और कोई भी दिक्कत आए मुझे बेझिझक कॉल करो, क्योंकि मैं अपनी कंपनी में कोई भी नुकसान होते हुए नहीं देख सकता, समझे आप लोग, और ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग जो कि कंपनी के काफी अच्छे अच्छे पदों पर काम करते थे हैरान होकर अभिमन्यु को देखने लगे। ऐसा नहीं था कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सस्ता था, ये प्रोजेक्ट करोड़ों में था, पर वो हैरान इसलिए थे क्योंकि आज पहली बार उनके बॉस ने कोई प्रोजेक्ट पर अपनी इच्छा बताई थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से एक कार वो अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहते थे। दरअसल ये प्रोजेक्ट कारों का था। राय सिंघानिया इंडस्ट्री ने अभी हाल ही में एक कार लॉन्च की थी। वो कार के प्राइस करोड़ों में थे और लोगों को वो बहुत पसंद आई थी, पर जब उन्होंने उसे ट्राई किया तो उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, जिसकी वजह से ये बात पूरी इंडस्ट्री में फैल गई थी। जब उन लोगों ने उस कार को पूरी तरह से चेक किया तो पता चला उस कार के अंदर बहुत ज़्यादा शांति थी, जिसकी वजह से कार चलने पर उसमें इंजन की टुन-टुन की आवाज़ आती थी। इसी की वजह से लोगों के सिर में दर्द होने लगा और उनकी तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि लोग 20 मिनट से ज़्यादा देर तक शांति बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और ये बात बिल्कुल ठीक भी थी। अभिमन्यु अभी चेयरमैन के केबिन में बैठा हुआ था। अभिमन्यु इंडिया में बहुत कम आता था, जिसकी वजह से वो सारी जिम्मेदारी कंपनी के लोगों को देखकर जाता था। जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होता था तभी वो दिल्ली की कंपनी और मुंबई की कंपनी में आता था। हालांकि मुंबई में उसका घर था, उसके परिवार वाले रहते थे, पर वो सबसे पहले दिल्ली आता था अपनी अविका की वजह से, ताकि सबसे पहले वो अविका को दे सके। लेकिन अविका कभी भी उससे मिलने नहीं आई थी और ना ही कभी उसे अपने घर में आने दिया था। वही अविका की नींद फोन कॉल की वजह से खुली। उसने नींद में फोन उठाया तो उस साइड से तनुजा की खनकती हुई आवाज आई, हेलो अविका, मैंने सुना था जीजू अभी दिल्ली आए हुए हैं। अविका ने नींद भरी आवाज में कहा, हाँ तो तनुजा खुश होकर बोली, और अभी जीजू अपनी कंपनी गए हुए हैं तो तू अभी घर पर अकेली है और मैं भी घर पर बोर हो रही हूँ, चल अपने लोग कहीं घूमने चलते हैं। अविका नींद भरी आवाज में बोली, नहीं यार मुझे सोना है, मुझे सोने दे। तनुजा चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, ये कोई सोने का टाइम है, दोपहर के 3:00 बज चुकी है और तू अभी तक सो रही है। मुझे नहीं पता, मुझे होटल नयनतारा में मिल, मैं तेरा वहाँ 4:00 बजे तक इंतजार करूंगी और अगर तू नहीं आई तो तू सोच लेना कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी। और उसने फोन काट दिया। होटल नयनतारा में एक टेबल पर ब्लैक शॉर्ट फ्रॉक में तनुजा चेयर पर बैठकर आराम से जूस पी रही थी। वहां से गुजर रहे लोग तनुजा को बार बार देख रहे थे, क्योंकि तनुजा लगी इतनी स्मार्ट रही थी। होटल नयनतारा दिल्ली का सबसे फेमस होटल था और यहाँ पर तनुजा अविका हमेशा आते जाते रहते थे, जिसकी वजह से वहाँ के बेटर तनुजा और अविका के बारे में सब कुछ पता था कि वो लोग काफ़ी अच्छे परिवार की अच्छी लड़कियां हैं, क्योंकि ना तो तनुजा और ना ही अविका ने कभी भी वहाँ के बेटर को परेशान किया था। वो दोनों हमेशा वहाँ के बेटर से बहुत इज्जत से बात करती थी, जिसकी वजह से वहां के बेटर भी अविका और तनुजा को बहुत रिक्वेस्ट दिया करते थे। नयनतारा होटल के बाहर एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी और ड्राइवर सीट से अविका बाहर निकली। अविका ने अभी ब्लैक कलर की जीन्स, ऊपर व्हाइट कलर का टॉप पहना हुआ था। उसने अपने बालों की पोनीटेल बांधी हुई थी। उसके पैरों में ब्लैक कलर के हाई गर्ल्स शूज थे, जिसमें अविका अभी बहुत ही ज्यादा क्यूट और खूबसूरत लग रही थी। वो अपने हाथों में कार की को अपने हाथों में घुमाते हुए होटल के अंदर चली गई। बेटर ने जैसे अविका को देखा तो उसे ग्रीट किया। अविका ने मुस्कुराकर उन्हें ग्रीट किया और जहां तनुजा बैठी थी वहां जाकर बैठ गई। तनु अविका को देखते हुए अपनी में देखकर अविका को घूरते हुए बोली, मैडम आपको आने में 10 मिनट लेट हुआ है, अब बोलो तुम्हें इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए। अविका मुंह बनाते हुए बोली, एक तो मैं अपनी नींद को छोड़कर 10 मिनट में तैयार होकर 1 घंटे का रास्ता 40 मिनट में तय कर यहाँ तक आई हूँ और तुम्हें टाइम की पड़ी है। तनुजा अपने दांत दिखाते हुए बोली, अच्छा सॉरी, अगली बार पास के होटल में जाएंगी, पर क्या करें, तुम्हें पता है ना कि हम लोग हमेशा यही आते हैं। अविका बोली, हाँ पता है, पर उसे ही पता था कि वो आज पहली बार यहाँ आई थी, क्योंकि तनुजा के कॉल करने के बाद मानसी ने अपनी आंखें बंद की तो उसे याद आया कि अविका हमेशा होटल नयनतारा में तनुजा के साथ जाती थी और ज्यादातर वही अपना टाइम दोनों बिताते थे, जिसकी वजह से उसे इतना तो पता चल गया था कि अभी उसे होटल नयनतारा जाना है। हालांकि उसे रास्ता पता नहीं था, पर मानसी ने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसे सब कुछ याद आ गया और वो होटल नयनतारा में आ गई। वेटर ने उनके बिना पूछे उन दोनों की सारी फेवरेट डिश वहां लाकर रख दी तो दोनों ने मुस्कुराया दिया। बेटर भी वहां से मुस्काते हुए चला गया, क्योंकि बेटर को भी उन दोनों की पसंद बहुत अच्छे से पता चल चुकी थी और होना भी चाहिए था, क्योंकि सिंह इंडस्ट्री और मुखर्जी इंडस्ट्री दोनों के नयनतारा होटल में शेयर थे। हालांकि यह बात ना तो अभिका को पता थी और ना ही तनुजा को, क्योंकि मिस्टर मुखर्जी और मिस्टर राजवीर जी ने होटल के सारे स्टाफ उसे मना कर दिया था कि वो लोग अविका तनुजा को ना बताएं कि उन दोनों के पापा भी उस होटल के शेयर होल्डर है।
क्योंकि तनुजा और अविका चाहती थी कि वो वैसे ही होटल में जाए जैसे कि बाकी लोग होटल में एंजॉय करने जाते हैं और उन लोगों को वेटर भी वैसे ही बात करे, ना कि उन्हें अलग से वीआईपी वाली इज्जत दी जाए। और इसलिए वहां पर मौजूद सारे वेटर भी वैसे ही बात करते थे जैसे वो बाकी सारे लोगों से करते हैं। लेकिन जब उन लोगों ने तनुजा और अविका को इतना प्यार और अच्छा देखा तो वो लोग खुद ही उन लोगों की इज्जत करने लगे। दोनों ने अपना अपना खाना खत्म किया और वही होटल में घूमने लगी। घूमते घूमते वो लोग होटल के पीछे पार्क में आ गए। अचानक अविका की नज़र होटल के पीछे पार्क में बैठे हुए इंसान पर पड़ी। उसने अपनी मुठ्ठियां गुस्से में भींच ली क्योंकि पार्क में आदित्य सानिया को किस कर रहा था और वहां के लोग उन दोनों को इस तरह देखकर हूटिंग और क्लैपिंग कर रहे थे क्योंकि वहां पर अभी यंग लड़का लड़कियां ही बैठे हुए थे जो कि एक दूसरे को डेट करने आए थे या फिर पसंद करते थे। तनुजा गुस्से में बोली, अविका मैंने तुमसे कहा था ना ये दोनों बहुत बुरे हैं, देख आज तो तू अपनी आंखों से भी देख। अब ये मत कहना कि तुझे अभी भी उस नालायक आदित्य और वो पिशाचिनी सानिया पर विश्वास है। देख कैसे एक दूसरे को चूमने में लगे हुए हैं, ये भी शर्म नहीं है कि ये लोग अभी पार्क में बैठे हुए हैं। बेशर्मी की भी हद होती है, अविका ने कहा। लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं अब अभिमन्यु को पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे अब आदित्य और सानिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हमारे सामने ही किस क्यों ना करें। और वो दोनों दूसरी तरफ चली गई। दरअसल इस होटल में सिर्फ खाना और रुकना नहीं था बल्कि इस होटल में घूमने के लिए भी काफी अच्छी अच्छी जगह थी और वहां पर लड़कियों और महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर भी था। वो कोई ऐसा वैसा पार्लर नहीं था, वहां पर आपको किसी भी डिजाइन के कपड़े मिल सकते थे, इसलिए दिल्ली की अमीर लड़कियां और महिलाएं यहां आकर अपना मेकओवर करवाती थी। अविका गौर से पूरे होटल को देख रही थी। वैसे भी राजवीर जी को अभी हॉस्पिटल से इम्पोर्टेंट केस आ गया था, इसलिए वो अभी आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ही खुश होकर वहां घूम रही थी। और अभी अभिमन्यु भी यहां से अपनी कंपनी में गया हुआ था, जिसकी वजह से अभी उसे कोई टेंशन नहीं थी। दूसरी तरफ आदित्य और सानिया अभी भी वही पार्क में बैठे हुए थे कि तभी वहां आदित्य का एक आदमी आया और आदित्य के कान में हल्की से बोला, सर मैंने अभी अविका को आपको देखते हुए देखा है, मुझे लगता है वो अभी भी होटल में अपनी दोस्त तनुजा के संग मौजूद है। अपने आदमी की बात सुनकर आदित्य का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपनी हाथों की मुट्ठी भींच ली। वो अपने मन में बोला, ओ नो, अगर इस बार अनुष्का आंटी को पता चल रही कि मैंने अविका के सामने सानिया को किस किया है और अब अविका को भी पता चल चुका है कि मैं उससे नहीं सानिया से प्यार करता हूँ, तो अनुष्का मासी मेरी जान ले लेगी। नहीं नहीं आदित्य, तुझे कुछ करना होगा, हम यहाँ तक आ गए हैं, अब हम पीछे नहीं जा सकते हैं, अब मुझे ही कुछ करना होगा वरना। वही सानिया जो आदित्य को खोए हुए देखा परेशान होकर उसकी हाथ पर हाथ कर बोली, क्या हुआ आदि, तुम इतने परेशान क्यों हो? आदित्य अपना हाथ पीछे करते वह बोला, सानिया मुझे अभी बहुत जरूरी काम आ गया है और मैं उसे पूरा करने जा रहा हूँ। सानिया आदित्य का हाथ पकड़ कर बोली, लेकिन आदि तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों जा रहा है, आज तो हमारी डेट थी ना। आदित्य उसका हाथ झटकते हुए बोला, भाड़ में जाए, डेट पर अभी मेरा जाना जरूरी है वरना मैं अगली बार डेट जाने लायक भी नहीं बचा लूंगा। और वो वहां से चला गया। वही सानिया ने उस खड़े हुए इंसान से पूछा जो कि आदित्य का आदमी था, सुनो तुमने अभी आदि के कान में क्या कहा? वो आदमी को भी पता था कि आदित्य बॉस इस लड़की को पसंद करते हैं, इसलिए वो सिर झुकाते हुए बोला, सानिया मैडम वो आदित्य सर, शायद वो कहने से हिचकिचा रही थी। सानिया अपनी कड़क आवाज में बोली, जो भी है मुझे साफ साफ बताओ, आदि इस तरह से परेशान होकर कहाँ चले गया है? वो आदमी बोला, वो अविका मैडम भी इसी होटल में है और आदित्य सर उससे ही मिलने गए हैं। सानिया ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और वो अपने मन में दांत किटकिटाते हुए बोली, ये हमेशा मेरे आदि को मुझसे छीनना चाहती है, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें अविका। वही तनुजा अविका के साथ अभी भी घूम रही थी कि अचानक उसके फोन पर उसकी मां का कॉल आया। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसकी मां की रोती हुई आवाज आई, तनुजा तनुजा बेटा देख, तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, प्लीज बेटा जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जा। तनुजा ने जैसे ही अपनी मां की रोती हुई बात सुनी वो वहीं पर जम गई। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसकी गालों पर आ गए। वो रोते हुए बोली, क्या मां आप प्लीज शांत हो जाओ, और पापा को कुछ हुआ तो नहीं है, वो ठीक है ना? वही अविका जो कि अब तक होटल को देख रही थी, उसने जैसे ही तनुजा की रोती हुई और परेशान आवाज सुनी तो वो खुद भी परेशान होकर तनुजा से बोली, क्या हुआ तनुजा, तू इतना परेशान क्यों है? तनुजा उसका हाथ पकड़कर बोली, अब मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है अविका, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। अविका ने कहा, क्या मैं भी तेरे साथ चलूं? तनुजा बोली, नहीं अविका, मुझे अभी तक वहाँ के बारे में कुछ भी पता, और रही बात पापा की तो मैं वहाँ पहुँचकर देखती हूँ, जैसी भी वहाँ की सिचुएशन होगी मैं तुझे कॉल कर बता दूंगी और तू यहाँ से घर चली जा। वैसे भी अब रात होने वाली है और फिर आज तो अभी जीजू भी यही है, अगर तुझे हॉस्पिटल में देर हो गई तो अभिमन्यु जीजू खामखा परेशान हो जाएंगे। अविका ने तनुजा का हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे अगर कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना।
तनुजा ने हाँ में सिर हिलाया और वो वहां से डायरेक्ट हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वही तनुजा के जाने के बाद अविका होटल में अकेली रह गई थी। उसने भी सोचा कि अब उसे भी जाना चाहिए। वो जैसे ही जाने को हुई कि अचानक उसका किसी ने हाथ पकड़ लिया। अविका ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां आदित्य खड़ा था। आदित्य को देखकर अविका की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। वो अपने दांत किटकिटाते हुए बोली, आदित्य तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें तो अपनी वो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ होना चाहिए था ना। मुझसे कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुझे मिलकर धोखा दे रहे हो। उसकी इस तरह बात सुनकर आदित्य अपने इनोसेंट वाले फेस से बोला, नहीं अविका, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। सानिया तो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रही थी और एक पल को मैं भी उसकी बातों में आ गया था, लेकिन मैं सच कहता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आदित्य जैसे ही अविका के गाल छूने को हुआ कि अविका 2 कदम पीछे हट गई और उसने आदित्य का हाथ झटकते हुए कहा, अब बस बहुत हुआ। मैं तुम्हारा ये चेहरा पहचान गई हूँ, इसलिए अब मुझसे दूर रहना। अगर तुम मेरे करीब भी आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे तुम? आदित्य अविका की बात सुनकर अपने मन में बोला, ओ नो, लग रहा है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। वही अविका वहां से जाने के लिए अभी 2 ही कदम चली होगी कि अचानक उसके गले में कुछ चुभा। उसने देखा तो आदित्य उसे कोई इंजेक्शन लगा रहा था। वो जब तक कुछ समझ पाती या कुछ कर पाती तब तक उसकी आंखें धुंधली होने लगी। वो आदित्य से अपनी हल्की आवाज में बोली, आदित्य तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? अभिमन्यु मुझे बचाओ। वो कुछ और कह पाती तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। वही अभिमन्यु अभी तक अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था कि तभी अचानक उसका मन बहुत ज्यादा घबराने लगा। उसने अपनी टाई ढीली कर दी और अपना कोट भी निकाल कर सोफे पर फेंक दिया, पर तब भी उसका मन बहुत घबरा रहा था। उसने खुद से कहा, ये अचानक मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। क्या अविका तो ठीक होगी ना? उसने जल्दी से अपने मैनेजर प्रशांत को बुलाया और उसके साथ ही उसका दोस्त देवांश भी आ गया। तभी केबिन का गेट खुला और अभिमन्यु के हम उम्र का एक लंबा चौड़ा सा इंसान केबिन के अंदर आया। वो दिखने में ऑस्ट्रेलियन और इंडियन दोनों लग रहा था। उसके बाल और उसका आंखें ऑस्ट्रेलिया लग रहा था, जबकि उसकी चेहरा और उसका नक्शा इंडियन की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मॉम और डैड ऑस्ट्रेलियन और इंडियन थे। वो अभिमन्यु को इतना घबरा हुआ और परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गया और उसके पास जाकर बोला, व्हाट हैपन अभिमन्यु, तू इतना परेशान क्यों है? देवांश, जो कि उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी था और वो भी उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में उसका बिजनेस संभालता था, उन दोनों को अलग अलग बिजनेस करना पसंद नहीं था। हालांकि देवांश का भी अपना काफी बड़ा बिजनेस था, पर उसका बिजनेस उसके पापा मिस्टर वनराज अवस्थी संभालते हैं, जिसकी वजह से वो अभिमन्यु के साथ उसका बिजनेस पार्टनर बन गया और उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में अपना खुद का भी बिजनेस करता है। साथ ही वो अभी अभिमन्यु की कंपनी का एमडी भी बना हुआ था। वही देवांश के साथ ही अभिमन्यु का पीए प्रशांत भी केबिन में आ चुका था, पर वो चुपचाप खड़ा हुआ था। अभिमन्यु जल्दी से बोला, देवांश प्लीज जल्दी से पता करके बताओ, क्या अविका ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे अविका मुसीबत में है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देवांश उसके हाथ पर हाथ रखकर बोला, रिलैक्स अभिमन्यु, सब कुछ ठीक है। और रही बात अविका की, तो मैं अभी पता करवा के तुझे जल्दी बताता हूँ, रुक। और उसने जल्दी से बॉडीगार्ड को फोन कर अविका के बारे में पता लगावाने को कहा। लगभग 20 मिनट बाद देवांश के फोन पर फोन आया तो उसने फोन उठाकर बात करने के बाद वो अभिमन्यु से बोला, अभिमन्यु, अविका अभी नयनतारा होटल में है। वो अपनी दोस्त तनुजा के साथ वहां गई थी, लेकिन अचानक मिस्टर बनर्जी को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से वो अभी हॉस्पिटल में है। और इसी वजह से तनुजा अविका को नयनतारा होटल में छोड़कर खुद हॉस्पिटल अपने पापा के पास चली गई। अभिमन्यु खुद से ही बोला, नयनतारा होटल। वो खड़ा हुआ और अपना कोट पहनकर बाहर जाते हुए बोला, प्रशांत तुम अभी कंपनी में रहना और जो क्लाइंट आने वाले हैं उनसे कहना कि हम आज की मीटिंग कल अटेंड करेंगे। प्रशांत बोला, लेकिन बॉस मुझे भी आपके साथ जाना है। अभिमन्यु बोला, नहीं प्रशांत, तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। और रही बात मेरे साथ की, तो मेरे साथ देवांश और बाकी बॉडीगार्ड्स है। फिर उसने देवांश को देखकर कहा, मुझे अभी होटल नयनतारा जाना है, और वहां से चला गया। वही देवास खुद से ही बोला, अविका की वजह से मेरा दोस्त हमेशा अपनी जान की फिक्र नहीं करता है। इस लड़की ने पता नहीं ऐसा क्या किया है कि मेरा दोस्त इसके पीछे पागल हो गया है, जबकि वो खुद उससे नफरत करती है। पता नहीं ये मेरे दोस्त को इतनी तकलीफ क्यों देना चाहती है। और एक ये है जो उसे जान से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन नहीं, मैं अपने दोस्त को एक लड़की की खातिर मरते हुए नहीं देख सकता। या तो अविका अभिमन्यु को पास उसे प्यार से एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो मैं उसे इस दुनिया से गायब करवा दूंगा, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त की खुशी से प्यारी कोई चीज नहीं है। देवांशी अभिमन्यु के पीछे चला गया। वही होटल नयनतारा में आदित्य ने अविका को अपनी गोद में उठाया और उसे अपनी कार में बैठाकर कहीं लेकर चला गया। वहीं उसके जाने के ठीक 5 मिनट बाद अभिमन्यु की कार होटल नयनतारा में आकर रुकी। वो जल्दी से होटल नयनतारा के अंदर गया। वहां जैसे ही मैनेजर ने सुना कि अभिमन्यु राय सिंघानिया होटल आया हुआ है, तो वो अभिमन्यु के पास आकर बोला, मिस्टर राज सिंघानिया, आप यहाँ पर? मैडम तो काफी देर की जा चुकी है।
अभिमन्यु मैनेजर की तरफ देखकर बोला, व्हाट, पर अविका की फोन की लोकेशन यही की बता रही है, फिर वो यहाँ से कैसे जा सकती है। देवांश भी अभिमन्यु के पीछे से आते हुए बोला, हाँ अविका की लोकेशन यही बता रही है। उसने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर कहा, जाओ और जाकर ढूंढो उसे। सारे बॉडीगार्ड्स पूरे होटल में फैल गए। लगभग 20-25 मिनट बाद सारे बॉडीगार्ड आकर बोले, सर लेडी बॉस होटल में मौजूद नहीं है और ये लीजिए उनका फोन जो कि हमें पीछे गार्डन में पड़ा मिला। अभिमन्यु ने जल्दी से अविका का फोन लिया जो कि गार्डन में गिरने की वजह से मिट्टी में गंदा हो चुका था और उसने देवांश की तरफ देखकर कहा, देवांश मुझे लगता है अविका की जान खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा। देवांश परेशान होकर बोला, ठीक है मैं अभी पता करवाने को कह रहा हूँ कि वो है कहाँ, लेकिन पहले हमें होटल में की सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेनी चाहिए। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों सीसीटीवी फुटेज देखने चले गए। अभिमन्यु ने पूरा होटल की सीसीटीवी फोटोज देख ली पर उसे कहीं भी अविका नहीं दिखी, क्योंकि आदित्य उसे इस तरह से लेकर गया था कि वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाए, क्योंकि वो भी होटल नयनतारा से अच्छी तरह वाकिफ था। और होता भी क्यों ना, आखिर अविका हमेशा यहाँ आती रहती थी और अनुष्का हमेशा उसे अविका का पीछा करने के लिए कहती थी, जिसकी वजह से उसने भी होटल नयनतारा के मैनेजर और वहाँ के स्टाफ से अच्छी जान पहचान बना ली थी और होटल नयनतारा के बारे में काफ़ी जानकारी भी ले ली थी। वही अविका की धीरे धीरे आंख खुली। उसने देखा वो अभी एक अंधेरे से कमरे में बंद थी। उसने अपनी आंखें खोली तो भी बहुत अंधेरा था। ऐसा लग रहा था कि वहां की दीवाली भी काले कलर की थी, जिसकी वजह से वहां की जगह अंधेरे में बहुत भयानक लग रहा था। अविका जैसे ही चीखने को हुई तो उसे पता चला कि उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है और उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए हैं, तो वो खुद को उन रस्सियों को खोलने की कोशिश करने लगी। वो चीखना चाहती थी पर उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। वही बाहर सानिया और आदित्य एक कमरे में बैठकर कुछ सोच रहे थे। सानिया घबराते हुए बोली, आदि ये तुमने क्या किया? तुम्हें अचानक अविका को किडनैप नहीं करना चाहिए था। अगर ये बात अनुष्का मासी को पता चला तो उनका सारा खेल ही खराब हो जाएगा और वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। आदित्य अपने दांत पीसते हुए बोला, तो क्या अपनी पोल खोलने का इंतजार करता? उस अविका को मेरे और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और मैंने उसे कितना समझाया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, फिर भी वो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। सानिया हैरान होकर बोली, तो क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते? आदित्य बोला, अरे बेवकूफ़ लड़की, मैं तो उसके सामने कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, पर उसने तो मेरी बात ही नहीं मानी। सानिया ने जैसे आदित्य की बात सुनी तो उसने एक गहरी सांस ली और बोली, अब हमें क्या करना चाहिए? आदित्य बोला, सानिया अनुष्का मासी को फ़ोन करो और उन्हें बुलाओ, अब जो वो कहेंगी हम वही करेंगे। वैसे भी मैंने एक गलती कर दी है अविका को किडनैप करने की, पर अब मैं दूसरी गलती नहीं कर सकता हूँ। और अब तक तो उसके पति उस अभिमन्यु राय सिंघानिया को भी पता चल गया होगा कि उसकी जान मेरे कब्जे में है। वही जैसे ही अविका को पूरी तरह से होश आया तो वो जल्दी से अपने हाथ खुलने की कोशिश करने लगी, पर आदित्य ने अविका के हाथ काफ़ी अच्छी तरह से बांधे थे। तो क्या अभिमन्यु अविका को आदित्य के बिछाए जाल से छुड़वा पाएगा या फिर अनुष्का कोई ऐसा षड्यंत्र रचेगी जिसकी वजह से अभिमन्यु और अविका हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे? मानसी ने अपनी आंखें बंद की तो उसे पता चला कि आज ही के दिन आदित्य ने उसका किडनैप किया था, पर जैसे ही अविका को होश आया तो उसने उससे कहा था कि उसका किडनैप अभिमन्यु की मां ने करवाया है, क्योंकि अभिमन्यु की मां अविका से नफरत करती थी। पर ऐसा नहीं था। ये बात अविका को तब पता चली जब अविका मरने वाली थी और ये बात आदित्य ने उससे कही थी। क्योंकि अभिमन्यु की मां अविका से नफरत नहीं करती थी, वो अविका को अपने बच्चे अभिमन्यु के पास रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अविका का किडनैप करके उसे मुंबई भुलाना चाहा। पर बीच में अनुष्का और आदित्य आ गए, इसी वजह से उन्होंने अविका को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पर जैसे ही अविका को होश आया तो उन्होंने सारा इल्जाम अभिमन्यु की मां पर लगा दिया, जिसकी वजह से अविका अभिमन्यु से और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। साथ ही वो उसके सारे परिवार वालों से भी नफरत करती थी। उसे ऐसा लगता था कि अभिमन्यु तो छोड़ो, उसका पूरा परिवार ही उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। और एक ये भी कारण था जिसकी वजह से अविका हमेशा अभिमन्यु से दूर रही थी। मानसी को याद आया कि आज ही के दिन अभिमन्यु जब उसे यहाँ बचाने आया था तो फिर सानिया और आदित्य ने मिलकर अविका का ब्रेन वॉश किया और अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर आदित्य उसे अपने घर ले गया। वही अभिमन्यु आज ही के दिन पूरी तरह से टूट गया था और वो वहां से भीगते हुए बारिश में ही रोड पर बेजान होकर चलता जा रहा था। उससे कोई होश नहीं था, जिसकी वजह से उसका कार एक्सीडेंट हो गया और वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। इस बीच उसकी कई बार जान जाते जाते बची, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो एक नज़र अविका को देखना चाहता था, पर इन 1 महीनों में अविका अभिमन्यु से कभी मिलने नहीं आए। और ये बात अविका को पता नहीं थी कि अभिमन्यु का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि अनुष्का और आदित्य ने अविका को अभिमन्यु के बारे में कुछ भी बताया ही नहीं था, ताकि अविका अभिमन्यु के प्यार में ना पड़ जाए।
जैसे ही मानसी को ये सब याद आया उसने अपनी आंखें खोल दी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी रुआंसी सी आवाज में बोली, नहीं, मुझे कुछ करके यहाँ से निकलना होगा, प्लीज अभिमन्यु मुझे बचाने आओ। मैं इस बार इस आदित्य की चाल पूरा नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ करना ही होगा। वो अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश करने लगी पर उसकी रस्सियां नहीं खुल पा रही थी। हार खाकर वो वैसे ही बैठ गई। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दरवाजा खुला और सानिया अंदर आई। उसने हल्की सी रोशनी जला दी जिसकी वजह से पूरे कमरे में हल्की पीली रोशनी जल गई और पता चला कि उस कमरे में कुछ भी नहीं था। वहां सिर्फ एक मेज और कुर्सी रखी हुई थी और उस पर काफी ज्यादा वाइन की खाली बोतल रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई इंसान आकर काफी ज्यादा शराब पीता था। सानिया ने जैसे ही अविका को बेहोश देखा वो उसके पास जाकर बैठ गई और उसके चेहरा ऊपर उठाकर बोली, देखो तो अविका क्या हालत हो गई है तुम्हारी, बस अब हमारा प्लान स्टार्ट होगा। जैसे ही तुम होश में आओगी आदित्य अपना प्लान शुरू कर देगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। और जोर जोर से हंसने लगी। अविका अपने मन में बोली, एक बार मेरा अभिमन्यु मुझे यहाँ से बचाने आ जाए, फिर मैंने तुमको नर के दर्शन नहीं करवा दिए तो मेरा भी नाम अविका नहीं, ये वादा है मेरा तुमसे। पर उसने अपनी आंखें नहीं खुली। उसने देखना चाहा कि सानिया किस हद तक जा सकती है। वहीं सानिया ने गुस्से में आकर 2-3 चाटे अविका के गालों पर जड़ दिए पर अविका टस से मस नहीं हुई। हालांकि उसके गालों में बहुत तेज से जलन होने लगी थी पर उसने अपनी आंखें नहीं खुली, लेकिन उसके बंद आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर उसके गालों पर आ गए। उसको इस तरह देखकर सानिया जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम्हारी हालत नाली के कीड़े जैसी हो जाएगी। वो कहावत है, बिन पानी की मछली की तरह तुम्हें न तड़पाया तो मेरा भी नाम सानिया नहीं, पर तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा और आएगा भी तो वो तुम्हें बचा भी नहीं पाएगा। अविका से जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाने लगी। वही जैसे ही सानिया ने देखा कि अविका अपने होश में आने वाली है तो वो तुरंत उस कमरे से निकल गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। अविका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो रूम में हल्की हल्की रोशनी हो चुकी थी। उसने पूरे रूम में अपनी नज़र दौड़ाई पर उसे कुछ भी अपने हाथों की रस्सियां काटने के लिए नहीं मिला। अचानक उसकी नज़र टेबल पर खाली कांच की बोतलों पर गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो धीरे धीरे करके उस टेबल तक पहुंची और उसने वही रखी बोतल को नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने की वजह से वो कांच की बोतल टूट गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर कांच को अपने हाथ में उठा लिया। अचानक कांच उठाने की वजह से उसकी तेज धारा अविका के हाथ में भी लग गई जिसकी वजह से उसके हाथ से खून भी निकलने लगा। पर उसने अपने हाथों की फिक्र नहीं की और धीरे धीरे उस रस्सी को काटने लगी। काटने के चक्कर में कांच कई बार उसके हाथों में भी लग रहा था जिसकी वजह से उसका काफी खून भी निकल रहा था। पर अविका के लिए कैसे भी करके वहां से निकलने की जल्दी थी। धीरे धीरे रस्सियां खुलने लगी और कुछ देर बाद अविका ने कांच की मदद से सारी रस्सियां काट दी लगी। उसने अपने हाथ खोले और पैरों की रस्सी खोलकर अपने मुंह से कपड़ा हटाया। उसने एक नज़र अपने खून से लथपथ हाथों को देखा जिसमें रस्सी काटते हुए कुछ कांच टूटकर उसके हाथ में चुभा हुआ था। उसने उस कांच को अपने हाथों से निकाला तो उसकी हल्की स्याह निकल गई। उसने अपने मुंह पर बने हुए कपड़े को अपने हाथों पर बांध लिया। अब वो कैसे भी कर उस रूम से बाहर जाना चाहती थी। वो दरवाजे पर पहुंची तो उसे पता चला कि दरवाजा बाहर से लॉक है। उसने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई तो कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी जो कि काफ़ी ऊंची लग रही थी। उस खिड़की से अविका आराम से निकल सकती थी पर वो खिड़की थोड़ी ऊंची थी। अविका ने एक नज़र टेबल को देखा और वो टेबल खिड़की के पास रख दी, फिर भी वो उस खिड़की तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने टेबल के सारे कांच की बोतल को नीचे रखा और टेबल के ऊपर कुर्सी को रखकर उस खिड़की तक पहुँचने की कोशिश करने लगी पर वो उस खिड़की तक पहुँच नहीं पा रही थी। अचानक उसके कानों में कदमों की आहट आने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और जल्दी से भगवान का नाम लेकर एक ऊंची से जंप लगा दी और उसका हाथ उस खिड़की तक पहुंच गया और साथ ही साथ वो मेज नीचे गिर गई। अविका जल्दी से उस खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी और वो उस खिड़की से निकलकर बाहर गिर गई जिससे उसके हाथ पैर में हल्की हल्की सी खारोच आ गई। अब आगे वो अपने हाथ पैर झाड़कर उठने लगी। अचानक उसकी नज़र अपने मंगलसूत्र पर गई। उसने देखा उसका मंगलसूत्र हल्का हल्का सा चमक रहा था पर उसने अपने मंगलसूत्र पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और वो वहां से बाहर की तरफ भागने लगी। उसने देखा वहां पर कई सारे कमरे बने हुए थे। वो धीरे धीरे वहां से बाहर निकलने लगी क्योंकि वो इस जगह से बहुत अच्छे से वाकिफ थी और हो भी क्यों ना क्योंकि वो 1 महीने तक इस जगह पर कैद होकर रही थी। अविका जब भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती तो आदित्य और सानिया उसे ये कहकर मना कर देते कि अभिमन्यु के माँ के आदमी उसे बुरी तरह से ढूंढ रहे हैं और अगर एक बार वो उन्हें मिल गई तो वो उसे जान से मार देंगे, जिसकी वजह से अविका हमेशा इन्हीं 4 दीवारों में कैद होकर रह गई। वही आदित्य जैसे ही सानिया के साथ उस कमरे में पहुंचा तो कमरे की हालत देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आया। वो अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए बोला, पकड़ो उस अविका को, वो यहाँ से भागने ना पाए। उसने कुर्सी और मेज को जोर से लात मारी और बोला, गलती मेरी है, मुझे इस टेबल और चेयर को यहाँ रखना ही नहीं चाहिए था। सानिया अपने माथे पर हाथ रखकर बोली, अब हमें क्या करना चाहिए आदित्य?
आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मोड़कर उसकी पीठ पर लगा दिया और खुद भी उनके एकदम पास आकर गुस्से में दांत किटकिटाते हुए बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? वो लड़की हमारे हाथ से निकल गई और तुम बोल रही हो अब हमें क्या करना चाहिए? ये सारी बातों को छोड़ो और उसे पकड़ो, समझी तुम? उसके सारे आदमी अविका को ढूंढने लगे हुए थे, पर अंधेरे की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी नहीं थी, इसलिए अविका छुप छुप कर वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और वो आदमी भी उसे नहीं ढूंढ पा रहे थे। अविका ने काले कपड़े पहने हुए थे, जिसकी वजह से आदित्य के आदमियों को अभी अंधेरे में उसे और भी ढूंढने में तकलीफ हो रही थी। वो तो ये कहो कि अविका ने आज ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, हालांकि उसका टॉप व्हाइट कलर का था, इसलिए उसने अपने ब्लेजर से टॉप को छुपा लिया। उसका ब्लेजर भी ब्लैक कलर का था। अविका खुद से ही बोली, मुझे यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, मुझे अभिमन्यु को बचाना होगा। जहाँ तक मुझे याद है इसी टाइम के आसपास अभिमन्यु का एक्सीडेंट हुआ था, मुझे कैसे भी करके अभिमन्यु को बचाना होगा। उसने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी को देखा तो अभी रात के 8:00 बज रहे थे। वही आदित्य ने सारी बातें अनुष्का को बता दी। अनुष्का फोन पर से ही चिल्लाते हुए बोली, बेवकूफ लड़के, ये तुमने क्या किया? और उस पागल सी सानिया पर तुमने भरोसा कैसे कर लिया? तुम अपने प्यार में क्या अंधे हो चुके हो? भूलो मत, सानिया भी तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए पड़ी है क्योंकि तुम अविका के जरिए अमीर बन जाओगे, और अब तो अविका को पूरा भरोसा हो गया है कि तुम अब उससे प्यार नहीं करते हो, यहाँ तक कि तुमने उसे किडनैप भी कर लिया। अब अविका तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? मुझे नहीं पता, चाहे तुम्हें जो करना है वो करो, पर तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो खुद को निर्दोष करने की। मुझे किसी भी हालत में तुम चाहिए, क्योंकि अगर तुम भी मेरे पास से चले गए तो मेरा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। मैंने इसीलिए तुम्हें सड़कों से अपनी गोद में नहीं लिया था, वरना इस समय तुम सड़कों पर भीख मांगते फिरते, समझे तुम? और उन्होंने फोन काट दिया। आदित्य भी सानिया के साथ अविका को उस खंडे जैसे घर में ढूंढने लगा। ये खंडर जैसा घर सिटी से थोड़ी दूरी पर था, जिसकी वजह से यहाँ आम लोग बहुत कम आते जाते थे। इस खंडन का कलर काला था, जिसकी वजह से ये रात में और भी डरावना और भयानक लगता था। आदित्य सानिया को अपने साथ रूम में लेकर चला गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसे किस करने लगा। वही सानिया एक पल को तो वहीं जम गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने आदित्य को खुद से दूर धकेला और बोली, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वो अविका यहाँ से भाग गई और तुम्हें किस करने की पड़ी है? आदित्य ने सानिया को अपने गले से लगाकर कहा, सॉरी सानिया, और आदित्य ने उसे अपने जेब में से एक लिपस्टिक निकालकर सानिया के हाथों में दे दी। सानिया ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि शायद किस करने की वजह से उसके होठों की लिपस्टिक छूट गई है, इसलिए आदित्य ने उसे लिपस्टिक दी है। उसने जल्दी से अपने होठों पर बिना आईने में देखे लिपस्टिक लगा ली। वही आदित्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो दोनों फिर से अविका को ढूंढने लगे। आदित्य ने अपनी फोन की टॉर्च ऑन की और वो घर के बाहर की तरफ भागने लगा। वही अविका अभी खंडहर के बाहर आ चुकी थी। अचानक उसके पास एक कार आकर रुकी और उसी कार के पीछे लगभग 12 से 13 कारें और रुकी। वो कार अविका के 10 कदम की दूरी पर थी। अविका का दिल धक से रह गया। उसे लगा कि अनुष्का आ चुकी है, पर जैसे ही उसने कार से उतरते हुए व्यक्ति को देखा उसकी आंखों में चमक आ गई। वो अभिमन्यु था, उसका अभिमन्यु, यानी कि अभी भी अभिमन्यु सही सलामत था। तो उसका एक्सीडेंट क्या कुछ देर बाद होने वाला था। अचानक तेजी से बारिश होने लगी। अचानक बारिश होने की वजह से वहां का माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया। अविका जैसे ही अभिमन्यु के पास जाना चाहती थी कि अचानक उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। अचानक अपना हाथ किसी के हाथ में देखकर अविका की हल्की सी चीख निकल गई। उसे मुड़कर देखा तो वहां पर आदित्य खड़ा था। आदित्य को देखकर अविका को फिर से गुस्सा आने लगा। वो चिल्लाते हुए बोली, आदित्य तुम छोड़ो हाथ मेरा। आदित्य बोला, नहीं अविका, पहले मेरी बात तो सुनो, मेरी कोई गलती नहीं है। आदित्य के पीछे पीछे सानिया भी आ गई, पर उसने अभी कुछ कहना ठीक नहीं समझा। आदित्य कुछ और कह पाता कि अचानक पुलिस के हॉर्न की आवाज आने लगी। सब ने देखा तो वहां 2 गाड़ियां आए और उनमें से पुलिस आ गई। पुलिस के साथ में अनुष्का भी आई हुई थी। अनुष्का के चेहरे पर अभी एक शैतानी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी वो कोई षड्यंत्र रच रही हो। पुलिस को देखकर अविका अपने मन में बोली, अब ये अनुष्का क्या करने की सोच रही है, अब मैं कैसे पता करूं। अचानक से उसके आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। वो जोर से बोली, इंस्पेक्टर इस इंसान को गिरफ्तार कर लो। पुलिस वाले जैसे ही आगे आने को हुए कि आदित्य बोला, नहीं इंस्पेक्टर, मैंने अविका को किडनैप नहीं किया है, बल्कि अविका तो मेरी अच्छी दोस्त है और मैं तो उसे प्यार भी करता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अविका से ही पूछ लीजिए। मैं तुम्हें किडनैप नहीं किया, तुम्हें सानिया ने किडनैप करवाया है और मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया था। अचानक अपने ऊपर सारा इंतजाम देखकर सानिया घबरा गई। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि अचानक उसके मुंह से आवाज ही आना बंद हो गई। वो अपने मुंह से कुछ बोलना चाहती थी पर उसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। उसके होंठ चिपक गए थे, उसकी आंखों से आंसू आने लगे, पर वो कुछ कह नहीं पा रही थी, पर वो अपना सिर नहीं में हिलाने लगी।
अनुष्का आगे आए और सानिया के चेहरे पर 2 थप्पड़ मारते हो बोली, सानिया तुम्हें शर्म नहीं आए? अविका तुमसे दीदी कहती थी और तुमने उसी को किडनैप करवाया अपने प्यार को पाने के लिए। तुम इतनी अंधी हो चुकी थी कि तुमने जरा सा भी ध्यान नहीं रखा कि फूल सी बच्ची पर क्या बीतेगी, और उसने तो तुम्हें बहन माना था और तुम इतनी गंदी हरकत कर दोगी, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वही सानिया एक बार फिर कुछ बोलने की कोशिश करने लगी पर सब कुछ बेकार था क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इंस्पेक्टर को अब बहुत कंफ्यूजन होने लगी थी। वो आदित्य की तरफ देखकर बोला, बोलिए क्या ये सच है मिस्टर आदित्य? आदित्य आया और जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था कि तभी उसने देखा कि अविका कुछ बोलने ही वाली थी और अभिमन्यु के पास जाने ही वाली थी कि अचानक आदित्य उसके पास से गुजरा और उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर अविका एकदम से चुप हो गई और एकटक अभिमन्यु को देखने लगी। वही अभिमन्यु जो उसके पास ही आ रहा था, अविका को खुद को देखता पाकर उसकी कदम वहीं रुक गए। उसे कुछ बुरा होने का अंदेशा होने लगा। वो अविका के पास आकर बोला, अविका तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो इंस्पेक्टर को बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अविका ने एक नज़र उसको देखा और फिर अनुष्का को, जिनके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आई हुई थी। उसने हाँ में सिर हिलाया और इंस्पेक्टर के पास गई और बोली, मुझे सानिया ने किडनैप करवाया था इंस्पेक्टर। इसमें ना तो अनुष्का मासी की कोई गलती है और ना ही उनके बेटे आदित्य की कोई गलती है। वही सानिया जो कि अविका की बात सुनकर कुछ बोलना चाहती थी पर वो कुछ नहीं बोल पाए, उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। उसने एक नज़र आदित्य और अनुष्का को देखा जो उसे देखकर शैतानी मुस्कान मुस्कुरा रहे थे। उसे उनकी चाल अच्छे से समझ में आ गई, यानी कि अभी कुछ देर पहले आदित्य ने उसे एक लिपस्टिक दी थी। क्या आदित्य ने उस लिपस्टिक में कुछ मिलाया था जिसकी वजह से वो अभी कुछ बोल नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि वो अपने होंठ भी नहीं हिला पा रही थी। अब उसे आदित्य और अनुष्का पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने उसका साथ दिया, और आदित्य उससे तो वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके प्यार का आदित्य ने उसे ये सिला दिया, उसके साथ धोखा किया। पर अब पछताने से क्या हो रहा है? जब चिड़िया चुग गई खेत, सानिया चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहती थी कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और जरूर आदित्य ने अविका के कान में कुछ कहा है, तभी अविका अभी उस पर सारा इल्जाम लगा रही है, प्लीज कोई तो मुझे बचाओ। पर उसकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। थैंक यू मुझे इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। थैंक यू, सच में आप लोग बहुत अच्छे हो, मेरे लिए इतने अच्छे कमेंट करते हो। मैं हर दिन आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, चाहे मुझे कमेंट पढ़ते पढ़ते कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हो। थैंक यू। तो आदित्य ने क्या कहा था अविका के कान में और क्यों नहीं बताई सच्चाई अविका ने इंस्पेक्टर को? उसने क्यों नहीं कहा कि उसे सानिया के साथ साथ आदित्य ने भी किडनैप करवाया था? और क्या करेगा अभिमन्यु? क्या अविका उसके साथ जाएगी या फिर से फंस जाएगी अनुष्का की कोई चाल में? अभिमन्यु की नज़र जैसे ही अविका के हाथों को देखा, वो परेशान होकर बोला, अविका तुम्हारे हाथों में इतनी चोट कैसी लगी है? चलो मेरे साथ जल्दी से हम हॉस्पिटल चलते हैं। अविका ने अभिमन्यु के हाथ पर हाथ रखकर कहा, नहीं अभी मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। वही इंस्पेक्टर ने सानिया को गिरफ्तार किया और वहां से चले गए। वो कुछ कहना चाहती थी पर वो कुछ नहीं कह पाई। अभिमन्यु ने अविका से कहा, पहले कार में बैठो, देखो खुद को पूरी तरह से भीग गई हो। उसने अविका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर कार की तरफ आने लगा। वही दूर खड़ा हुआ देवांश अविका को देखकर एक पल के लिए हैरान हो गया। क्या सच में उसकी दोस्त की वाइफ उसके दोस्त को पसंद करने लगी थी? क्योंकि अभी जिस तरह से अविका अभिमन्यु के साथ बिहेव कर रही थी, उससे तो यही पता चल रहा था कि अभी वो अभिमन्यु से दूर होना नहीं चाहती है, और वो उसके एक ही बार में कहने से ही मान भी गई थी। अभिमन्यु और अविका दोनों ही कार में बैठ गए और उनके साथ में सारे बॉडीगार्ड भी अपनी अपनी कार में बैठे और वहां से चले गए। उन लोग जाने के बाद वहां पर आदित्य और अनुष्का ही रह गए थे। अनुष्का ने खींचकर एक थप्पड़ आदित्य के मारा और चिल्लाते हुए बोली, बेवकूफ लड़के, तुम्हारी वजह से आज तुम जेल जाने से बाल बाल बचे हो। क्या तुम मेरा बना बनाया खेल बर्बाद करने के लिए तुले हो? आदित्य अनुष्का की बात सुनकर कुछ नहीं बोला, क्योंकि सच में अगर आज अनुष्का उसे बताती नहीं तो वो अपने आप को कभी नहीं बचा पाता। अच्छा हुआ उसने कुछ देर पहले सानिया को वो लिपस्टिक दी, जिसकी वजह से सानिया की आवाज़ कुछ देर के लिए चली गई, क्योंकि उस लिपस्टिक में एक ऐसी दवा मिली हुई थी जैसे सानिया के होंठ चिपक गई और वो कुछ भी नहीं बोल पाई। वो ये लिपस्टिक अविका को लेकर आया था ताकि वो किसी को भी अपनी मदद के लिए बुला ना सके, और बाकी बातें तो वो बाद में संभाल लेगा। आदित्य बोला, सॉरी आंटी, गलती मेरी थी, मुझे ये सब इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से एक बार फिर आपका प्लान चौपट हो गया। अनुष्का ने खुद को शांत किया और बोली, अब चलो यहाँ से, और दोनों लोग वहाँ से चले गए। वही अविका और अभिमन्यु बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे, पर वो अभी अपनी कार में बैठे थे। अविका को बहुत सी ठंड लग रही थी, लेकिन कार में बैठने की वजह से थोड़ी राहत मिली और वो अभिमन्यु से बोली, अभी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे अभी घर जाना है। अभिमन्यु परेशान होकर बोला, नहीं अविका, तुम्हारे हाथों से अभी भी खून निकल रहा है और तुम्हारे हाथों में कांच लगा हुआ है, तुम्हें अभी हॉस्पिटल ही जाना होगा।
अविका अभिमन्यु के पास आ गई और उसके बाहों में खुद को छुपाते हुए बोली, नहीं अभिमन्यु, मुझे अभी घर जाना है, प्लीज मुझे घर लेकर चलो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं अविका को इस तरह जिद करते हुए देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर अभिमन्यु ड्राइवर से बोला, गाड़ी सिंह विला लेकर चलो। अविका को अचानक राहत सी मिली। देवांश जो कि पीछे गाड़ी में बैठा हुआ था वो बोला, इस अभिमन्यु को क्या हो गया, इसे तो हॉस्पिटल जाना था, अचानक सिंह विला क्यों जा रहा है। पर उसने कुछ नहीं सोचा। लगभग 2 घंटे बाद कार सिंह विला आकर रुकी, क्योंकि सिंह विला सिटी के बीचों बीच बना हुआ था और वो लोग अभी सिटी के बाहर थे, जिसकी वजह से उन्हें सिंह विला तक आने में 2 घंटे लग चुके थे। अविका अब खुद को काफी अच्छा फील कर रही थी, हालांकि उसके हाथों में अभी भी दर्द हो रहा था, पर गाड़ी में ही अभिमन्यु ने उसके हाथों पर पट्टियां बांधी थी, इसलिए उसके हाथों से खून भी बहना बंद हो चुका था। सारी कारें वहां पर रुकी। अभिमन्यु बाहर आया और उसने अविका की तरफ का दरवाजा खोला। अविका बाहर आई पर उसे हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे, ज्यादा खून बहने की वजह से वो थोड़ी सी कमजोर लग रही थी। सच में उसके हाथों से काफी खून बह चुका था। उसने अभिमन्यु को पकड़ लिया ताकि वो नीचे ना गिर जाए। वही अभिमन्यु ने जैसे ही अविका को देखा, अविका का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। गिरने के डर की वजह से अविका ने अपने दोनों हाथों को अभिमन्यु के कंधे पर रख दिए। वही देवांश भी थोड़ा हैरान था, क्योंकि जितना उसने अविका के बारे में सुना था उससे उसे पता चलता था कि अविका तो अभिमन्यु को पसंद ही नहीं करती थी और हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करती रहती थी। पर वो अभी जो कुछ भी अपने सामने देख रहा था उसे अविका के बारे में सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि देवांश आज पहली बार अविका को देख रहा था। उसने फोटो में उसे कई बार देखा था, पर वो आज रियल में उसके सामने थी। अभिमन्यु अविका को अंदर लेकर चला गया। वहीं अंदर डॉक्टर की टीम पहले से ही उन लोगों का इंतजार कर रही थी, क्योंकि देवांश ने गाड़ी में ही फोन करके डॉक्टरों को सिंह विला बुला लिया था। अभिमन्यु ने अविका को सोफे पर बिठा दिया और खुद डॉक्टरों को देखकर बोला, डॉक्टर जल्दी से अविका को चेक करो। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और अविका के हाथों की पट्टियां खोलकर उसका चेकअप करने लगे। वही देवांश भी अभिमन्यु के पास आकर खड़ा हो गया। वो अभिमन्यु को देखने लगा, जिसके चेहरे पर अविका के लिए फर्क साफ साफ दिख रही थी। देवांश ने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और वो चुप ही रहा। वहीं डॉक्टरों ने अविका का ट्रीटमेंट कर दिया, पर वो जैसे ही अविका को इंजेक्शन लगवाने वाले थे, अविका सोफे पर उछलकर खड़ी हो गई और चिल्लाते हुए बोली, इंजेक्शन नहीं, मैं अपने हाथों पर इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। अचानक उसे इस तरह कूदता हुआ देखकर डॉक्टर और अभिमन्यु दोनों हैरान हो गए। डॉक्टर बोली, देखिए मैसेज राय सिंघानिया, हमें आपको इंजेक्शन लगाना ही होगा। आपके हाथों पर कांच लगा हुआ था जो कि आपके हाथों के अंदर तक चला गया था, इसलिए हमें इंजेक्शन लगाना होगा। अगर आपको इंजेक्शन नहीं लगाया तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है और इससे आपकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगेगी, इसलिए हमें अभी आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अभिमन्यु प्यार से बोला, अविका नीचे उतरो और इंजेक्शन लगवा लो ना, ज्यादा दर्द नहीं होता है, देखो तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। अविका अभिमन्यु को घूरते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, अभी मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। आपको पता नहीं है इंजेक्शन लगवाने में कितना दर्द होता है। आप क्या जानो, कभी इंजेक्शन लगवाया हो तो पता होता कि इंजेक्शन लगाते समय कितना दर्द होता है। सच में मेरा पति कितना बेदर्द और निर्दयी है। उसकी बात सुनकर उसके पास में खड़ा देवांश ने एक बार अविका को देखा और एक नज़र अभिमन्यु को, जो कि अविक की बात सुनकर उसे ही घूर रहा था। और देवांश अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते सोफे पर बैठ गया। वो अभिमन्यु को देखकर बोला, हाय राम, तेरी बीवी तेरी तारीफ कर रही है। वैसे अविका, ये तो तुमने ठीक कहा, मेरा दोस्त है तो बहुत निर्दयी, पर क्या कर सकते हैं, पर मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। इंजेक्शन लगवाते समय सच में बहुत दर्द होता है। अविका देवांश के पास बैठते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा आपने, इंजेक्शन लगवाने से मुझे बहुत दर्द होता है, पर देखो तो ना तो ये डॉक्टर को मेरी पड़ी है और ना ही अभी को मेरे दर्द की पड़ी है। डॉक्टर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, लेकिन मैम आपको ये इंजेक्शन लगवाना बहुत जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपकी बीमारी आगे चलकर ज़्यादा बढ़ गई तो हमें लगता है कि हमारा उस दिन आखिरी दिन होगा। क्योंकि सबको पता था कि अभिमन्यु कितना ज़्यादा निर्दयी और हार्टलेस इंसान है। वो बस अपनी वाइफ के सामने ही सीधा और भोला बनता था, जो कि वो बिल्कुल नहीं था। पूरी दुनिया उसकी क्रूरता के लिए उसे जानती थी, पर कौन जानता था कि वो इंसान अपनी पत्नी के सामने इतना सीधा बनता है, जैसे कि वो दुनिया में सबसे सीधा इंसान हो और उसने कभी एक चींटी भी नहीं मारी हो, जो इंसानों की सिर्फ एक गलती की वजह से सीधे उसे मौत के घाट उतार देता था, वो भी बिना पल के झपकाए। इस बार अभिमन्यु ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, अविका चुपचाप इंजेक्शन लगवाओ वरना। अविका उसकी बात काटते हुए बोली, वरना क्या करोगे। और ये डॉक्टर, रुको तुम, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। बड़ा शौक है ना दूसरों के इंजेक्शन लगाने का, उन्हें दर्द देने का। उसने उस डॉक्टर से इंजेक्शन छीना और वो उसके ही पीछे लगाने के लिए भागी। उसे इस तरह करने से वो डॉक्टर भी आगे आगे भागने लगी और अभिमन्यु की तरफ देखकर घबराते हुए बोली, बॉस अपनी वाइफ से मुझे बताएं मैंने क्या किया है, ये मुझे इंजेक्शन क्यों लगाने के लिए दौड़ रही है, मुझे चोट नहीं लगी है, प्लीज बॉस मुझे बचाओ।
वही देवांश जो कि हंसते हंसते सोफे पर लोटपोट हो गया था और वो फर्श पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगा, उसे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वही अभिमन्यु ने पहले देवांश को देखा जो कि जमीन पर बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। अभिमन्यु ने लाचारी से अपना सिर हिलाया और देवांश को ऐसे देखा जैसे वो अभी कोई पागल को देख रहा हो जो कि पागल खाने से छूटकर बाहर भाग गया हो, और फिर डॉक्टरों को जो अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वो अविका की तरफ जाते हुए बोला, अविका स्टॉप, क्या हरकतें हैं, रुको। पर अविका को तो जैसे कुछ समझना ही नहीं चाह रही थी। वही अभिमन्यु ने अपनी चलने की रफ्तार तेज की और अविका की दोनों बाजू को पकड़ लिया। वही अविका को जैसे ही कुछ समझ में आया, वो तब तक सोफे पर बैठी हुई थी। उसने एक नज़र अभिमन्यु को देखा और फिर डॉक्टर को। वो इंजेक्शन अब डॉक्टरों के हाथों में आ चुका था। वही वो लेडी डॉक्टर अपनी सांसों को काबू करते हुए बोली, बॉस आपकी वाइफ बहुत खतरनाक है, प्लीज अगली बार हमें इनका ट्रीटमेंट करने के लिए मत बोलना, वरना मुझे लगता है कि मुझे अपने डॉक्टर की उपाधि छोड़नी होगी और मुझे हॉस्पिटल से रिजाइन करना होगा। और फिर हॉस्पिटल के बाहर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा होगा, नेहा साहू ने अपनी लेडी बॉस के चक्कर में हॉस्पिटल से किया रिजाइन। एक बार फिर देवांश जोर जोर से हंसने लगा। अभिमन्यु अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है, क्यों ना तुम सर्कस के जोकर बन जाओ, बोलो तो मैं वही तुम्हें छुड़वा देता हूँ। देवांश सोफे पर बैठे हुए बोला, नहीं यार, पर तेरी बीवी की आज हरकतें देखकर मुझसे अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही है। अविका देवांश को देखती है और घूरते हुए बोली, मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी जो आप पागलों की तरह हंस रहे हैं। देवांश अविका की तरफ देखकर बोला, हाय, ये तुम मुझसे कैसे बातें कर रही हो, मैं तुम्हारे पति का दोस्त हूँ और तुमसे बड़ा भी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थोड़ी इज्जत देकर बात करनी चाहिए। अविका अपनी आंखें छोटी करते हो बोली, इज्जत उसे दी जाती है जो इज्जत देने लायक हो, आप तो यूं पागलों की तरह मुझ पर हंस रहे थे, मैं आपको इज्जत क्यों दूं। कहते हुए उसने अपना मुंह बना लिया। अचानक उसकी हल्की सी चीख निकल गई। उसने देखा तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा रही थी। वो जैसे ही वहां से भागने को हुई, अचानक अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखकर जोर से बोला, हिलो मत। अविका चुपचाप बैठ गई। लगभग 2 मिनट बाद इंजेक्शन लगाने के बाद उस जगह पर डॉक्टर कॉटन रुई रखकर बोली, हो गया। वही अविका की आंखें नम हो चुकी थी। वो सोफे पर से उठते हुए बोली, तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे फंसाया, अब मैं भी तुमसे बोलूंगी ही नहीं, और वहां से चली गई। वही उसे इस तरह जाते हुए देखकर अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाया और डॉक्टरों की तरफ देखकर बोला, मुझे लगता है अब तुम लोगों को जाना चाहिए। सारे डॉक्टर में हाँ में सिर हिलाया और वो लोग वहां से चले गए। वही देवांशु सोफे पर अब बिल्कुल खामोश सा बैठ गया। वो अभिमन्यु की तरफ देखकर बोला, अभिमन्यु तुम्हें क्या लगता है अविका किडनैप अनुष्का, आदित्य, सानिया, इन तीनों में से किसने करवाया है। अभिमन्यु बोला, तीनों में से अविका का किडनैप आज आदित्य और सानिया ने करवाया, पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आदित्य ने अविका के कान में ऐसा क्या कहा कि अविका ने आदित्य का नाम नहीं लिया। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना ही होगा और अब मुझे अविका की सिक्योरिटी और बढ़ानी होगी, क्योंकि मैं अविका की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। देवांश बोला, तो क्या अविका तुझे पसंद करने लगी है, क्या वो तेरे रिश्ते को निभाने के लिए मान गई है। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया तो देवांश के चेहरे पर चमक आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या सच में। अभिमन्यु ने फिर से सिर हिला दिया। उसका इतना ही कहना था कि देवांश ने उसे जोर से गले लगा लिया और बोला, चलो, मेरे दोस्त को भी उसकी खुशियां और उसका प्यार मिल गया। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि तुम दोनों को कोई भी गम छू भी ना पाए, और जब भी तुम्हें कोई दुख आए तो तुम्हारी ढाल बनकर मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ यार। अभिमन्यु ने भी देवांश को गले लगा लिया, क्योंकि वो और देवांश बहुत अच्छे दोस्त थे। वो एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। पर अब देवांश का नंबर सेकंड हो चुका था, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर अभिमन्यु ने अविका को कर दिया था। अब अविका उसकी जान थी। हालांकि वो देवांश से भी बहुत प्यार करता था और उसे कभी भी खुद से दूर भी नहीं जाने देता था। इसी वजह से उसने देवांश को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया था, ताकि वो हमेशा उसके साथ रहे। वही अविका जो कि अभी अपने रूम में थी, उसके हाथों में पट्टी बंधी हुई थी, पर अभी भी उसके कपड़े गीले थे। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने कपड़े चेंज करे तो कैसे करे। वो सोच ही रही थी कि अचानक नोक होने की आवाज आई। उसने दरवाजा की तरफ देखा, उसे लगा अभिमन्यु है तो उसने कम इन कहा, पर वहां अभिमन्यु नहीं, मेड खड़ी थी। मेड अविका के पास आकर बोली, छोटी मेम साहब, अभिमन्यु सर ने मुझे आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा था कि मैं आपको कपड़े चेंज करने में आपकी मदद कर दूं। अविका ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में जाकर मेड की मदद से कपड़े चेंज कर लिए। उसके बाल भी गीले हो चुके थे तो मेड उसके बालों में हेयर ड्राई करने लगी। अविका शीशे में खुद को देख रही थी। आदित्य की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपनी आंखें बंद ली तो उसे आदित्य की बात याद आई, जो कि उसने बहुत हल्के से अविका के कान में कही थी। आदित्य ने अविका से कहा, अविका, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारे पापा को जान से मरवा दूंगा। मेरे आदमी तुम्हारे पापा पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और तुम्हारे पापा अभी आउट ऑफ सिटी है, इसलिए सोच लो, तुम्हें अपने पापा की जान प्यारी है या फिर मुझे पुलिस के हवाले करना है, वो ज़्यादा जरूरी है। जवाब तुम्हारा होगा।
यही सोचकर अविका के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मेड को देखकर कहा, अभी मेरे पापा को कॉल करो। मेड ने हाँ में सिर हिलाया और रूम में मौजूद टेलीफोन से राजवीर जी को कॉल किया, क्योंकि उसे अपने फ़ोन का तो खुद को ही नहीं पता था कि वो कहाँ है। वही राजवीर जी ने फ़ोन उठाते हुए कहा, हेलो। मेड बोली, हेलो बड़े मालिक हो, वो छोटी मेम साहब आपसे बात करना चाहती हैं। मेड ने अविका को फ़ोन दिया और वहां से चली गई। अविका ने फ़ोन को अपने कंधे और कान के बीच दबा लिया और बोली, हेलो पापा। राजवीर जी परेशान होकर बोले, अविका बेटा तुमने मुझे लैंडलाइन से फ़ोन क्यों किया? तुम्हारे फ़ोन को क्या हुआ और अचानक इतनी रात को फ़ोन किया? कोई ज़रूरी बात थी बेटा? अविका बोली, नहीं पापा, बस आपकी याद आ रही थी। राजवीर जी हंसते हुए बोले, ये क्या बात हुई भला? मैं सुबह तो वहां से आया था, तुम्हें बड़ी जल्दी अचानक मेरी याद आ गई, कुछ हुआ है क्या? अविका की आंखें नम हो गई थी, लेकिन उसने एक गहरी सांस लेकर दोबारा कहा, पापा कुछ नहीं हुआ है। वैसे आप कब तक आ जाएंगे? राजवीर जी हंसते हुए बोले, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया। तुम्हें तो अभी अपने पति के साथ होना चाहिए था। इतना अच्छा गोल्डन चांस तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए था, और तुम हो कि मेरी याद में आंसू बहा रही हो। अविका अपने आंसू पूछते हुए बोली, नहीं पापा, मैं नहीं रो रही हूँ। राजवीर जी सीरियस होकर बोले, बेटा भले ही मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम्हारे दिल की बात जान लूँ, पर बेटा मैंने तुम्हें बचपन से पाला पोसा है, तो मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हारी आंखों में अभी आंसू है, अब जल्दी से उन्हें पूछो और ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो। अविका मुंह बनाते हुए बोली, वो कुछ नहीं पापा, मैं पानी पी रही थी तो कांच का ग्लास टूटकर जमीन पर गिर गया। मैंने सोचा मैं उसे खुद ही साफ कर दूं और कांच मेरे हाथों में लग गया, इसलिए दर्द की वजह से मुझे रोना आ रहा है। राजवीर जी बोले, अविका बेटा तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इतनी सी बात के लिए तुम इतना रो रही हो? और अभिमन्यु कहाँ है? क्या उसे नहीं पता था कि उसकी वाइफ को कितना दर्द हो रहा है? अविका बोली, नहीं नहीं पापा, डॉक्टर ने आकर मेरी पटिया भी कर दी और मुझे दवाइयाँ भी दे दी, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है। अभिमन्यु ने डॉक्टर को पहले ही बुलवा लिया था, वो अभी नीचे है। राजवीर जी बोले, अच्छा बेटा खाना खाकर सो जाना, दर्द ठीक हो जाएगा, मैं आकर देख लूंगा। ठीक है। अपने पापा की सही सलामत आवाज को सुनकर अविका को अलग सी शांति मिली और वो बोली, ठीक है पापा, जल्दी घर आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। राजवीर जी ने मुस्कुराते हुए गुड नाइट बोलकर फोन काट दिया। अविका बेड पर जाकर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक फिर से रूम का डोर खुला। उसने देखा तो वहां अभिमन्यु अपने हाथों में खाना लेकर खड़ा हुआ था। अविका बेड पर से उठकर बैठ गई। अभिमन्यु उसके पास आया और खाना रखते हुए बोला, क्या हुआ, बहुत जल्दी सोने जा रही हो, खाना नहीं खाना क्या? अविका उदास होकर बोली, मेरे हाथों में चोट लगी है, मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? अभिमन्यु बोला, जब मैं हूं तो तुम्हें टेंशन की क्या जरूरत? वो अविका अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। अविका खाना खाते हुए बोली, आप भी तो खाओ, और दोनों लोग खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद अभिमन्यु ने अविका को दवा देते हुए कहा, ये लो, इसे खा लो। अविका मुंह बनाते हुए बोली, क्या अब मुझे इसे भी खाना पड़ेगा? लेकिन अभी कुछ देर पहले ही तो डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगा था। अभिमन्यु बोला, तो क्या हुआ? वो तो तुम्हारी चोट ज्यादा ठीक हो जाए इसलिए मिस शाहू ने तुम्हें इंजेक्शन लगा था, लेकिन अब चुपचाप दवा खा लो। अविका ने दवा खा ली। अचानक उसे कुछ याद आया। वो हिचकिचाते हुए बोली, वो जो नीचे थे वो कौन है? ऐसा लग रहा था वो जैसे आपको जानते हो और मेरे बारे में भी पता हो उन्हें। अभिमन्यु बोला, हाँ वो देवांश था, मेरा दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी, वो मेरे ही साथ रहता है। तुम उससे हमेशा अच्छे से बात करना क्योंकि वो बहुत अच्छा है, समझी? और उसने उसके सिर पर हाथ फिराया। अविका ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि उसे पहले ही पता चल चुका था। उसने जब अपनी आंखें बंद की थी तो उसे याद आया कि देवांश ये वो था जिसने हर कदम पर अभिमन्यु का साथ दिया था। अविका अनजान होकर बोली, तो फिर जो पहले आपके साथ आते थे वो कौन है? हाँ याद आया, प्रशांत, वो कौन है? अभिमन्यु बोला, वो मेरा पीए है और ये मेरा दोस्त है। अविका ने हाँ में सिर हिलाया। वो फिर से बोला, अब चुपचाप लेट जाओ और सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। और वो भी दरवाजा बंद कर अविका के पास लेट गया। अविका ने अभिमन्यु के एक हाथ पर अपना सिर रख लिया। हालांकि उसे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी, पर वो उसका पति था, वो उसे हक कर सो गई। वही अविका को अपने इतने पास देखकर अभिमन्यु को एक अलग सा सुकून मिल रहा था। उसने अविका के बालों पर हाथ फिराया और वो भी उसे अपनी बाहों में समेटकर सो गया। सुबह 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 बाहर से आती हुई आवाज़ें से अविका की नींद खुली तो उसने अपनी अधखुली आंखों से देखा वो बेड पर अकेली थी और अभिमन्यु वहां पर नहीं था। वो उठी और बाथरूम में चली गई। लगभग आधे घंटे बाद वो बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आई। उसने अभी लाइट पिंक कलर की कुर्ती पहनी हुई थी और उसके नीचे ब्लू कलर की जीन्स, जिसमें वो अभी एक खिलता हुआ गुलाबी कलर का फूल लग रही थी। उसके लंबे बाल गीले हो चुके थे, पर उसे हेयर ड्रायर से बाल सुखाना पसंद नहीं था, इसलिए वो टॉवल से ही अपने बाल सुखाती थी और उन्हें खुला छोड़ देती थी।
उसने देखा कि बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था, वो भी वही चली गई। उसने देखा अभिमन्यु फोन पर बात कर रहा था तो वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। अभिमन्यु ने अविका को देखा तो देखता ही रह गया। उसके मुंह से अचानक ही माय वाइफ इज पिंक रोज निकल गया। गीले बालों की वजह से अविका के कपड़े उसके शरीर पर चिपक गए थे, क्योंकि अविका के बाल बहुत ज्यादा ही बड़े थे, जिसमें अविका का फिगर साफ साफ दिख रहा था। वो पिंक कलर की कुर्ती में सच में एक खिलता हुआ गुलाब लग रही थी। उसने फोन पर मौजूद इंसान से कहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, और उसने फोन काट दिया। अविका ने अभिमन्यु को देखकर कहा, आप यहाँ हैं तो नीचे से किसकी आवाजें आ रही है। अभिमन्यु ने अविका की कमर पर हाथ रखकर अपने पास खींच लिया, जिसकी वजह से अविका को अपने हाथ अभिमन्यु के कांधे पर रखने पर उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। अभिमन्यु ने कहा, देवांश और तनुजा नीचे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अब वो दोनों आराम से झगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे शोर बिल्कुल नहीं पसंद है। अविका हैरान होकर बोली, वो दोनों वहां नीचे लड़ाई कर रहे हो और आप हो कि मजे में उन्हें छोड़कर यहाँ चले आए। अगर झगड़ा ज्यादा बड़ा हो गया तो आपको पता है तनुजा एक नंबर की झगड़ालू लड़की है, हाँ पर वो दिल की अच्छी है। बट अविका अभी कुछ कह पाती कि तब तक अभिमन्यु ने उसका मुंह बंद कर दिया और वो उसे बहुत प्यार से किस करने लगा। वही अविका तो अभिमन्यु के इस एक्ट से जम गई। उसे अभिमन्यु से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो जैसे ही उससे दूर जाने को हुई कि अभिमन्यु ने उसे अपने पास और खींच लिया। अब अविका की चेस्ट अभिमन्यु की चेस्ट से बिल्कुल चिपक गई थी। उन दोनों के बीच हवा निकलने तक का फैसला नहीं बचा था। वही अभिमन्यु का एक हाथ अविका के बालों के पीछे था और दूसरा हाथ अविका की कमर पर था। वो हाथ धीरे धीरे अविका की कुर्ती के अंदर जाने लगा तो इस बार अविका ने अभिमन्यु का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसके इस तरह पकड़ने से अभिमन्यु को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने अविका के होठों पर वाइट कर लिया, जिसकी वजह से अविका के मुंह से आह निकल गई। अविका के होठों में खून निकलने लगा और उस खून का स्वाद उन दोनों के ही मुंह में घुस गया, पर अभिमन्यु उससे तब भी किस करता रहा। जब तक अविका को सांस लेने में तकलीफ नहीं होने लगी तब तक अभिमन्यु ने अविका को नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद अभिमन्यु उससे दूर हुआ तो अविका गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसने अपनी एक उंगली अभिमन्यु की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, तुम। अचानक अभिमन्यु उससे फिर से किस करने लगा। अविका की कानों में अभी भी नीचे से लड़ाई करने की आवाजें आ रही थी। वो दूर होना चाहती थी पर अभिमन्यु की पकड़ से वो खुद को उससे 1 इंच भी दूर नहीं कर पा रही थी। अविका ने हार मान ली और उसने अभिमन्यु की पकड़ से छूटने की कोशिश नहीं की। अभिमन्यु को किस करते हुए लगभग 5-0 मिनट हुए होंगे कि अचानक अविका के रूम का दरवाजा धड़ाम से खुलने की वजह से अभिमन्यु और अविका दोनों होश में आए। वो दोनों इस टाइम अपनी बालकनी में थे। अविका का बेडरूम 2nd फ्लोर पर था। उसने अपना बेडरूम खुद डिसाइड किया था। उसके बेडरूम से निकलकर बालकनी में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था, जो कि अविका को बहुत पसंद था। अभिमन्यु और अविका दोनों अलग अलग हो गए और वो दोनों कमरे की तरफ आने लगे। अचानक अभिमन्यु ने अविका का हाथ पकड़ लिया। अविका ने सवालिया नजरों से अभिमन्यु को देखा तो अभिमन्यु ने अविका के होठों की तरफ इशारा किया। अविका ने अपनी आईब्रो सिकुड़ ली और अभिमन्यु को देखकर गुस्से में बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी, पहले मुझे इन दोनों से निपटना है। अविका की बात सुनकर और उसकी धमकी सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो उसकी तरफ आते हुए बोला, अच्छा क्या बताओगी मुझे। अविका पीछे हटते हुए बोली, क्यों आगे क्यों आ रहे हो आप, पीछे हटाओ। अभिमन्यु और आ गया पाता कि पीछे से तनुजा की आवाज आए, अविका तुम मुझे बताओ कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ या फिर ये देवांश, ये हमेशा मुझे चढ़ाते हैं। अविका ने पहले तनुजा को घूर कर देखा और फिर देवांश को। वो उन दोनों की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, मेरे पास इसका बहुत अच्छा आइडिया है, जिससे तुम दोनों को पता चल जाएगा कि तुम दोनों में से सुंदर कौन है और कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। देवांश और तनुजा के चेहरे पर चमक आ गई। वही अभिमन्यु अविका के चेहरे पर अभी एक खुराफाती मुस्कान देख सकता था। अब उसे भी अविका की बातों में मजा आने लगा। उसने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाल दिए और वो आराम से खड़ा होकर सामने देखने लगा, जैसे कि कोई मूवी चल रही हो। तनुजा आगे आकर बोली, बताना अविका, तेरे पास क्या आइडिया है जिससे पता चल सकता है कि इन देवांश से जल्दा गोरी मैं हूँ। देवांश भी अब तनुजा के पास आते हुए बोला, नहीं अविका तुम मुझे बताओ, मैं तो तुम्हारे पति का सबसे अच्छा दोस्त हूँ और इस तनुजा से बड़ा भी। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा आइडिया है जिससे मुझे पता चलता है कि मैं मिस तनुजा मुखर्जी से ज्यादा सुंदर हूँ। अविका ने अपना एक हाथ अपने दिमाग पर रखा और कुछ सोचने की एक्टिंग करने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तीसरे विश्व युद्ध करने के बारे में सोच रही हो। उसके चेहरे पर अभी बहुत ज्यादा सीरियसनेस थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। अविका बार बार इधर से उधर घूम रही थी और उन दोनों को अपने साथ में घुमवा भी रही थी। तनुजा वहां की चेयर पर बैठे हुए बोली, बस अविका यार, तू खुद भी घूम रही है और हमें भी घुमवा रही है। तेरे पास आइडिया है तो हमें बता, नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो मैं सोच लूंगी कि मैं ही इस देवांश से ज्यादा सुंदर हूँ। देवांश उसके बगल में बैठते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे तुम सोच लोगी कि तुम ज्यादा सुंदर हो, ये गलत बात है ना। और अविका तुम कब से देख रहा हूँ इधर से उधर घूमने जा रही हो, मुझे बता नहीं सकती हो कि इससे ज्यादा सुंदर मैं हूँ। इतनी सी बात बताने में
इतना ज्यादा टाइम लगता है क्या? तुम क्या सोच रही हो बताना तो जरा हमें, हम भी तो सुने मैसेज। रायसिंघानिया इतनी देर से क्या सोच रही है? अविका जोर से बोली। आइडिया। तनुजा और देवांश फिर से उठकर उसके पास आ गए और बोले हाँ हाँ बोलो, क्या क्या सोचा है तुमने, कौन सा आइडिया है, बताओ बताओ। अविका उन दोनों की तरफ देखकर बोली एक काम करते हैं, तुम दोनों शादी कर लो। उसकी बात सुनकर तनुजा और देवांश जोर से बोले शादी। अविका अपने कानों पर हाथ रखकर आंख बंद कर कर बोली अरे अरे मैंने शादी करने के लिए कहा है, चिल्लाने के लिए नहीं कहा है, मेरी पूरी बात सुनो, तुम दोनों शादी कर लो, जब तुम्हारा पहला बच्चा होगा उससे पता चल जाएगा कि तुम दोनों में से गोरा कौन है। देवांश चढ़ते हुए अभिमन्यु की तरफ गया और अभिमन्यु को घूरते हुए बोला तेरी बीवी ने कितना वाहियात आइडिया दिया है, मैं इस तनुजा की बच्ची से शादी कभी नहीं करूंगा। अविका मुंह बनाते हुए बोली मैंने तनुजा की बच्ची से शादी करने के लिए नहीं कहा है, वो तो आपकी बेटी होगी, अब आप ये कैसे नॉनसेंस बातें कर रहे हैं, आपको मैंने तनुजा से शादी करने के लिए कहा है। देवांश ने अपनी एक उंगली अविका को पॉइंट करते हुए बोला तुम मेरी नकल क्यों कर रही हो, नॉनसेंस और वाहियात का मीनिंग एक ही होता है। अविका भी देवांश की नकल करते हुए बोली ऐसे कैसे एक है, आपने हिंदी में वाहियात बोला और मैंने इंग्लिश में नॉनसेंस बोला, तो इसे आपकी नकल करना कैसे कहा जा सकता है, क्यों सही कहा ना मैंने अभी, उसने अभिमन्यु की तरफ बेहद प्यार भरे शब्दों में कहा। अभिमन्यु अविका के पास आया और अविका के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला वैसे अविका ने आइडिया अच्छा दिया है देवांश, तू क्यों ना तनुजा से शादी कर ले, तनुजा मेरी बहुत अच्छी साली है, देखना तुझे हमेशा खुश रखेंगी, इससे तुझे पता भी चल जाएगा कि तुम दोनों में से सुंदर और इंटेलिजेंट कौन है, अगर बच्चा तुझ पे देवांश पर गया तो समझना तू ज्यादा सुंदर है, और अगर बच्चा तनुजा पर गया तो समझ लेना तनुजा ज्यादा सुंदर है। तनुजा और दिव्यांश एक साथ बोले और अगर बच्चा दोनों पर गया तो समझ लेना तुम दोनों सुंदर हो। अविका और अभिमन्यु एक साथ बोले।